फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछले क्लास में हमने जिटेनोगैमी तक पढ़ लिया था। अब हम शुरू करेंगे विथ जीनोगैमी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन और आउट ब्रीडिंग। हमने पिछले इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के दो कॉन्सेप्ट्स, दो टाइप्स पढ़े थे। एक था हमारा जिटेनोगैमी, एक था हमारा ऑटोगैमी। राइट, अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप, दैट इज जीनोगैमी और आउट ब्रीडिंग। ठीक है, तो it is a type of cross pollination when pollen grain of one flower is deposited on the stigma of a flower of different plant belonging to the same species with the help of pollination agents। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? जब हमारा एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो हमारे ट्री दूसरे प्लांट या दूसरे ट्री के स्टिग्मा पर जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्री वन का पोलन ग्रेन जाके हमारे ट्री टू के स्टिग्मा पर बैठ गया है, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। इट जनरेट्स जेनेटिकल वेरिड ऑफस्प्रिंग्स। तो इससे क्या होता है कि कुछ बदलाव आ जाते हैं। हो सकता है कि ये जो हमारा ट्री वन है उसके जो लीव्स है वो थोड़े से इस शेड के हो। ठीक है, सेम स्पीशीज का हो लेकिन उसके ट्री थोड़े से लाइट ग्रीन हो। राइट, और जो हमारा ट्री टू है उसके जो लीव्स है वो थोड़े से डार्क ग्रीन कलर के हों। तो इससे क्या हो जाता है? इससे एक जेनेटिकल वेरिएशन आ जाता है। जो भी नया फ्लावर होगा उसमें मे भी हो सकता है कि डार्क रेड कलर आ जाए। राइट, तो जेनेटिकल वेरिएशन हमें यहाँ पर दिख सकता है। अब मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। वर्चुअली ऑल सीड प्लांट्स नीड टू बी पॉलिनेटेड। तो जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो पॉलिनेशन पे ही डिपेंड होते हैं। राइट, पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर पे ही डिपेंड होते हैं। और अगर हम वर्चुअली देखें तो जितने भी सीड प्लांट्स होते हैं उनका पॉलिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो मोस्ट ऑफ द फूड एंड फाइबर क्रॉप्स grown throughout the world depends upon the pollinators for reproduction। तो जितनी भी फूड है या फिर फाइबर क्रॉप्स है जो भी पूरे वर्ल्ड में हम उगाते हैं, तो वो सारे किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो डिपेंड होते हैं पॉलिनेटर्स पर, जो कि हेल्प करते हैं किसमें? रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में। Now, the agents responsible for pollination have been grouped into two main categories। तो जो एजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन में, तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, have been grouped into two main categories। अब ये कौन सी कैटेगरीज है? तो सबसे पहला है हमारा अबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, और दूसरा है हमारा बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, तो अब अबायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? तो these are non living agents which include wind and water। तो ऐसे एजेंट्स जिसमें विंड और वाटर हो उन्हें हम अबायोटिक एजेंट्स कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये एजेंट्स हेल्प करते हैं फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन, फॉर पॉलिनेशन बेसिकली। ठीक है, तो अगर इसमें भी हम सबसे पहले बात करें,
इसके फर्स्ट टाइप की, विच इज पॉलिनेशन बाय विंड। जिसे हम कहते हैं एनिमोफिल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स आर विंड पॉलिनेटेड। These include wheat, rice, corns, rape, barley and oats. Palms are also wind pollinated. तो जितने भी क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली विंड पॉलिनेटेड ही होते हैं। मतलब विंड क्या हेल्प करती है, विंड हेल्प करती है पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर में। और जो प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ विंड पॉलिनेट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनिमोफिली। ठीक है, तो most of the crop plants are wind pollinated. Examples: wheat, rice, corn, rye, barley, oats and palms। ठीक है, ये सारे क्या है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स है। अब एडेप्टेशंस इन एनिमोफिलस फ्लावर्स। तो एनिमोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं उनमें एडेप्टेशन कैसे होती है। तो इनमें एडेप्टेशन कैसे होती है। तो द फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिशियस, कलरलेस, विदाउट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। तो जो इसके फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, है ना, स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, मतलब इनको कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है, इनके पास में अपना दिमाग होता नहीं कि यहाँ से हमें उठ के कहीं और जाना है, इनके पास में कोई कलर नहीं होता है, इनके पास में कोई नेक्टर मतलब कोई जूस नहीं होता है इनका अपना, इनके पास में अपनी कोई ऑर्डर, फ्रेग्रेंस या स्मेल नहीं होती है। तो इसके कारण क्या होता है, कोई भी बर्ड या कोई भी इंसेक्ट आके इनके ऊपर नहीं बैठता, जिसके कारण इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू पॉलिनेट। अगर विंड ना हो तो ये पॉलिनेशन भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा एडेप्टेशन में। तो पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा, द फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिशियस, कलरलेस, विदाउट नेक्टर एंड ऑर्डरलेस। तो इनमें कोई स्मेल भी नहीं होती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, द पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट। सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा लाइट इन वेट होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये बहुत इजीली कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। ड्राई एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर टू इंक्रीज चांसेस ऑफ पॉलिनेशन कंसिडरिंग वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ये सबसे पहले तो लाइट इन वेट होते हैं, दूसरी बात ये ड्राई होते हैं, मतलब इनका वेट और कम हो जाएगा, एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये थोड़ी से भी ट्रैवल हो जाए तो इनका इतने सारे उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं उस छोटे से अमाउंट में कि अगर यहाँ पे कोई पोलन ग्रेन का वेस्टेज हो भी जाए तो भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन के चांसेस मेंटेन रहते हैं। ठीक है। अब इसका जो स्टिग्मा होता है ये फेदरी होता है, ताकि मतलब थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता है ताकि अगर पोलन ग्रेन्स उड़ के भी आए तो ये पकड़ ले उसे। ठीक है। टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स कैरिड बाय विंड करंट्स। अब जो स्टेमन होता है ये क्या होते हैं? आर exerted with long filaments and versatile anther। तो इसका जो स्टेमेन होता है ये बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। ठीक है। exerted with long filament and versatile। versatile मतलब ऐसा आंसर होता है जो कि बहुत इजीली अडेप्ट हो जाए किसी भी चीज के लिए, मतलब इजीली वो कैच कर ले या इजीली वो थोड़ा सा मूव हो। ओके। एंड लास्टली the stamen and the stigmas are exposed to air currents। ठीक है। तो अब अगर हाँ स्टेमिन एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू एयर करंट मतलब जो भी इसका स्टेमिन होता है स्टिग्मा होता है वो एयर करंट के नेटवर्क में आए, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर होता है, इजीली मिल जाते हैं स्टिग्मा भी और स्टेमिन भी। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, इट इज टेसल जिसे हम मेल इन्फ्लोरेंस कहते हैं। उसके बाद में होता है लीफ लेग, ये जो बीच वाला सा येलो येलो है ना, होता है फ्लैग लीफ। उसके बाद में होता है टेसल इंटरकोड इंटरनोड। तो ये जो बाम्बू जैसा है बीच में, इसे हम कहते हैं टेसल इंटरनोड। उसके बाद में होता है स्टाइल्स। स्टाइल्स मतलब ये जो होते हैं ना इन्हें हम स्टाइल्स कहते हैं। ठीक है। और सिल्क्स भी कहते हैं। हम जैसे भुट्टा देखते हैं राइट, भुट्टे के ऊपर होते हैं ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक येलो वाले, उसे हम स्टाइल्स या सिल्क्स कहते हैं। उसके बाद में होता है ईयर। ये जो होता है ना इसे हम कहते हैं ईयर। ईयर जब बहुत अच्छे से पक जाता है तो हम उसे कहते हैं सीड्स या कर्नल। उसके बाद में बड़े वाले लीव्स हमें देखने मिलते हैं, एक स्टॉक देखने मिलता है जो लास्ट पार्ट होता है। उसके बाद में होते हैं प्रॉप रूट्स जो कि जमीन के ऊपर होते हैं और रूट्स जो जमीन के अंदर होते हैं। ठीक है। तो ये एक पूरा ढांचा होता है हमारा मेज का, मेज यानी भुट्टा। ठीक है। और यही हमारे जो एनिमोफिल जो प्लांट्स होते हैं वो भी सिमिलरली कुछ ऐसे ही होते हैं। फाइन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज गो थ्रू द ऑलवेज रिमेंबर। ओके। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट, जस्ट गो थ्रू इट। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसे पढ़ लो। ठीक है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है पॉलिनेशन बाय वाटर, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी था। हमने सिर्फ पॉलिनेशन बाय विंड देखा कि विंड हमें कैसे हेल्प करती है पॉलिनेशन में, और वो एक अबायोटिक एजेंट है। जो हमारा नेक्स्ट अबायोटिक एजेंट है वो है वाटर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। फाइन। इसके एग्जाम्पल्स याद रख लेना, जैसे वीट, राइस, कॉर्न, रे, बार्ली, ओट्स एंड पाम्स। ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। प्लीज शेयर ऑल द videos which you like with your friends, and like the videos, subscribe the channel and stay tuned for more such videos. Thank you everyone.